बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल का जो लेक्चर था वो हमने एंटी मेटाबोलाइट्स पे खत्म किया था। जो पहला ग्रुप था उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। मैम आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। अच्छा, मैं अब आवाज आ रही है? अब ठीक है? मैम बहुत धीमी आ रही है, बहुत। मैं बिल्कुल कल की तरह ही रखा हुआ है लैपटॉप। अभी आपको आवाज आ रही है ठीक से? हेलो? बहुत कम आ रही है मैम, स्लो आ रही है, बहुत मुश्किल से सुनाई दे रही है मैम। आप अपना स्पीकर जरा सा, आपके पास शायद साउंड कम होगा, मेरे तो फुल पे खुला हुआ है इसलिए कह रही हूँ। देख ले, मैं लेक्चर स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है? ओके जी, हम ये बात कर रहे थे कि एंटीफोलेट हमने कर लिए थे ग्रुप। जो अब नेक्स्ट जो हमारे पास जो ग्रुप है वो है फ्लोरोपायरामिडीन्स का। तो लेट्स गो टू फ्लोरोपायरामिडीन्स, वहां से स्टार्ट करते हैं क्योंकि एंटीफोलेट जो एंटी कैंसर एजेंट्स थे वो कल हमने डिस्कस किए थे। इनमें मतलब क्या क्या चीजें होती हैं, किस तरह से ये काम करते हैं, उनकी जो डिफरेंट ड्रग्स हैं वो किस तरह से अपना इफेक्ट देती हैं, वो सारी हमने चीजें डिस्कस कर ली। अच्छा, हमारे पास जो नेक्स्ट ग्रुप है वो है फ्लोरोपायरिमिडीन्स, यानी 5-फ्लोरोयूरेसिल इसकी जो मेन ड्रग है। आप लोगों को याद होगा अभी जब हम एंटी फंगल थेरेपी कर रहे थे तो तब भी हमने इसको डिस्कस किया था 5-फ्लोरोयूरेसिल को। और मैंने आपको उस वक्त बताया था कि जो है फ्लूसाइटोसिन बेसिकली इसका जो प्रीकर्सर मॉलिक्यूल एंटी फंगल थेरेपी के तौर पे दिया जाता है, वो जाके बॉडी में 5-फ्लोरोयूरेसिल के अंदर। लेकिन जब हम कैंसर थेरेपी की बात करते हैं, कैंसर कीमोथेरेपी में हम इसको फ्लूसाइटोसिन के फॉर्म में नहीं दे रहे होते हैं बल्कि 5-फ्लोरोयूरेसिल के फॉर्म में दे रहे होते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब ड्रग जो है वो प्रोड्रग के तौर पे ये भी 5-फ्लोरोयूरेसिल ही, क्योंकि आपको मालूम है कि वो है क्या कहते हैं, प्रोड्रग है। तो इट्स कन्वर्टेड इनटू, एक्टिवेटेड इनटू FUTP एंड FDUMP। एग्जैक्टली वही मैकेनिज्म है जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सेम है, इसमें कोई रिपीटेशन मतलब कोई नई चीज नहीं है। रिपीटेशन है मोड ऑफ एक्शन का कि सेल के अंदर एंटर होने के बाद, एक्टिवेशन होने के बाद, either 5-fluorouracil is converted into 5-UTP, that is fluorouridine triphosphate, या फिर इट्स कन्वर्टेड इनटू 5-DUMP, दैट इज फ्लोरोडिऑक्सीयूरिडीन मोनोफॉस्फेट। अच्छा, इसके बाद फिर जो है रिजल्टेंट जो मेटाबोलाइट बनता है वो इनकॉर्पोरेट करता है डीएनए चेन के साथ, और डीएनए की जो जो चेन ग्रोथ है उसको रोकने का काम करता है। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी कि तकरीबन तमाम के तमाम जो एंटी मेटाबोलाइट ड्रग्स हैं वो काम अल्टीमेटली उनका जो है वो यही आता है, क्योंकि जो मेन मेटाबॉलिज्म है जिसके नतीजे में सेल्स अपना सर्वाइवल करते हैं, दैट इज बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ डीएनए। अब वो जो डीएनए की जो मल्टीप्लिकेशन है, ऑब्वियसली अगर वो किसी भी तरह से रुक रही है तो वो आगे प्रॉब्लम क्रिएट होगा सेल्स के लिए, ठीक है जी। तो यही होता है और इसमें जो है वो फिर कहाँ चला गया, एक मिनट, बहुत आगे आ गए। हाँ, तो हम ये बात कर रहे थे कि जो डीएनए की जो चेन ग्रोथ है उसको ये रोकने का काम करता है 5-फ्लोरोयूरेसिल। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो दो तरीके से होती है कि अगर किसी भी वजह से एक जो एंजाइम है वो अगर 5-फ्लोरोयूरेसिल को 5-DUMP में कन्वर्ट ना कर पाए, ठीक है, कोई ऐसा एंजाइम हो जो कि ये काम ना कर पाए, तो उसके नतीजे में फिर आपके पास क्या होता है कि रेजिस्टेंस जनरेट हो जाती है 5-फ्लोरोयूरेसिल के अगेंस्ट। इसके बाद फिर अच्छा, फिर टॉक्सिसिटी के हवाले से बात करते हैं। एज यू नो दैट एंटी कैंसर एजेंट्स टॉक्सिक होते हैं। तो डाइहाइड्रोपायरिमिडीन डिहाइड्रोजनेज एंजाइम जो कि कन्वर्जन कर रहा होता है एफ 5-फ्लोरोयूरेसिल की टू 5-DUMP, उसकी डेफिशिएंसी जो है वो पाई जाती है
5% कैंसर पेशेंट्स में, और उसके नतीजे में टॉक्सिसिटी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होती है। असल में मसला ये है कि ये एंजाइम जो है ये ह्यूमन जो नॉर्मल जो कंटिन्यूसली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनके अंदर भी ये मैकेनिज्म पाया जाता है। अच्छा, अब ये जो एंजाइम है अगर इसकी इनहिबिशन हो रही है तो ऑब्वियस सी बात है, जो सबसे पहली चीज जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जो आपके जो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं उनके ऊपर असर आता है। ठीक है जी, और उसके नतीजे में होता ये है कि जो रिलेटेड सिम्टम्स हैं वो आना शुरू हो जाते हैं। माइलोसप्रेशन से मुराद क्या है? बोन मैरो डिप्रेशन, यानी आपके जो सेल्स हैं, जो WBCs हैं डिफरेंट तरह के, उनकी डेफिशिएंसी यानी उनकी ग्रोथ रिटार्डेशन हो जाती है या उनकी मल्टीप्लिकेशन रिटार्डेशन हो जाती है। इसके अलावा फिर ऑब्वियसली GIT में जो सेल्स हैं उनकी डिवीजन में प्रॉब्लम आता है। जो आपका GI एपिथेलियम है वो डिसरप्ट हो जाती है, और नेट रिजल्ट उसका ये निकलता है कि डायरिया होती है। डायरिया होता है, नोजिया और वॉमिटिंग भी हो सकता है। ये वैसे भी जो एंटी कैंसर, अच्छा एक चीज और यहाँ पे मैं बता दूं कि नोजिया वॉमिटिंग खाली जो आपके क्या कहना चाहिए, जो बेसिकली जो एंटी कैंसर एजेंट्स हैं उनमें नोजिया वॉमिटिंग खाली लोकल जो आपका जो स्टमक या इंटेस्टाइन है उसकी लोकल इरिटेशन से होना जरूरी नहीं है। कभी कभी यूं भी होता है कि नोजिया वॉमिटिंग जो है वो आपका जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो आपका कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन है बेसिकली उसकी एक्टिवेशन होने के नतीजे में भी नोजिया वॉमिटिंग होती है। तो आमतौर पे जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं अगर उनको नोजिया वॉमिटिंग हो रही है तो उनको सेंट्रल एक्टिंग और लोकल एक्टिंग दोनों एंटी नोजिएटिंग एजेंट्स दिए जा रहे होते हैं या एंटी एमेटिक्स दिए जा रहे होते हैं। वजह उसकी ये है कि हमें उस वक्त बेसिकली पता नहीं होता है कि ड्रग जो है वो सेंट्रल जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन है उसको अफेक्ट कर रही है या आपकी जो लोकल GIT है उसको अफेक्ट कर रही है। पहले कोशिश ये की जाती है कि जो पहला जो गो है उसमें आप कोशिश करते हैं कि GI पर एक्ट करने वाली जो ड्रग है वो दें। अगर उससे रिस्पॉन्स आ गया तो इसका मतलब है कि लोकल इरिटेशन थी, लेकिन अगर उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया है तो सेंट्रल एक्टिंग एंटीएमेटिक्स देने पड़ते हैं जो कि कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को इनएक्टिवेट करते हैं। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये बात समझ में आ गई है नोजिया वॉमिटिंग के हवाले से? हैंड रेज कर दें खाली। ओके, इसके अलावा न्यूरोटॉक्सिसिटी भी इसके एडवर्स इसकी टॉक्सिसिटी में आती है। वही मैं जैसे मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कल की क्लास में कि ये वही चीज है जो हमने पहले बात की थी कि आपकी जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी है वो होती है जो स्लाइट सी जलन होना या क्या कहना चाहिए सुन होना, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। एडवर्स इफेक्ट्स में अगेन माइलोसप्रेशन, डायरिया, नोजिया, वॉमिटिंग ये तमाम चीजें पाई जाती हैं, और साथ में हैंड फुट सिंड्रोम भी ऐड हो जाता है। मतलब टॉक्सिसिटी में और ADRs में ऐसा को खासा फर्क नहीं है, दोनों दोनों में यही चल रहा है। लेकिन हैंड फुट सिंड्रोम जो है वो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि ये जो है वो जो आपके जो हाथ और पैर हैं उसमें लोकलाइज जो है इरिटेशन होती है, अल्सर्स बन जाते हैं और फिर वो जो है वो प्रॉब्लम करते हैं। अच्छा, इसके बाद फिर आपके पास आ जाते हैं यूजेस। हम जो बेसिकली ये जो ड्रग है वो हम स्लोली ग्रोइंग ट्यूमर्स में इस्तेमाल करते हैं, लाइक कोलोरेक्टल कार्सिनोमा, एनल या ब्रेस्ट कैंसर्स, गैस्ट्रोइसोफेजियल, हेपेटोसेल्यूलर या हेड एंड नेक कैंसर्स में, या फिर बेसल सेल कार्सिनोमा में इस्तेमाल की मतलब ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है। ओके जी, इसके बाद फिर नेक्स्ट आपके पास जो है ड्रग वो है कैप्सिटबीन। कैप्सिटबीन जो है उसका मोड ऑफ एक्शन तकरीबन, अच्छा यहाँ पे एंटीमेटाबोलाइट ड्रग्स जो है वो तकरीबन सारी की सारी जो है वो एक ही तरीके से काम करती हैं। किसी एंजाइम की मतलब डिफरेंस हो सकता है एक्टिवेशन के प्रोसेस में, या नंबर ऑफ स्टेप्स आगे पीछे हो सकती हैं एक्टिवेशन के लिए। और कैप्सिटबीन में भी अगेन यहाँ पे जो मोड ऑफ एक्शन है वो तकरीबन वैसे के वैसे ही है कि इनएक्टिव प्रोडक्ट जो है वो एंटर होती है, एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म होता है लिवर में, उसके बाद फिर इसका एक इंटरमीडिएट बनता है फ्लोरोसाइटिडीन। ये फ्लोरोसाइटिडीन जो है वो साइटिडीन डीएमिनेज एंजाइम की मौजूदगी में ट्यूमर सेल में एंटर होने के बाद 5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट हो जाता है।
5-फ्लोरोयूरेसिल में कन्वर्ट होने के बाद ऑब्वियसली बाकी का जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा वैसे के वैसे ही है, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे थायमाटीन फॉस्फोराइलेज इज सीन इन many solid tumors like breast and colorectal carcinomas। तो इसको सिंगल एजेंट के तौर पे ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में दिया जा सकता है। किस तरह से? मेटास्टैटिक ब्रेस्ट कैंसर्स में, और एडजुवेंट थेरेपी के तौर पे दिया जा सकता है स्टेज 2 या 3 कोलोन कैंसर्स के अंदर। आमतौर पे तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी स्पेसिफिसिटी जो है वो ब्रेस्ट कैंसर और कोलोरेक्टल कार्सिनोमास में ज्यादा पाई जाती है एज कंपेयर टू अदर डिफरेंट कैंसर्स। टॉक्सिसिटी जो है वो अगेन वही है, माइलोसप्रेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया एंड हैंड फुट सिंड्रोम। बिकॉज जो ड्रग है वो एंड में 5-फ्लोरोयूरेसिल में ही कन्वर्ट हो रही है, तो मोस्टली जो 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 इफेक्ट है वो तकरीबन सेम ही रहेगा। तो इस वजह से इधर जो रेजिस्टेंस की हमने जो बात नहीं की है वो इसलिए कि अल्टीमेटली ड्रग ने 5-फ्लोरोयूरेसिल में ही कन्वर्ट होना है, तो रेजिस्टेंस वही रहेगी जो 5-फ्लोरोयूरेसिल की थी। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं है तो हैंड रेज कीजिए प्लीज। ठीक है जी। नेक्स्ट जो आपके पास ड्रग है वो ग्रुप है पूरा, जो अभी हमने जैसे एंटी मेटाबोलाइट्स में पहला जो ग्रुप था वो आपने पढ़ा था एंटीफोलेट्स का, दूसरा पढ़ा था मैं सॉरी नाम भूल गई, दूसरा पढ़ा था फ्लोरोपायरिमिडीन्स का, और तीसरा जो है वो है डीऑक्सीसाइटाडीन एनालॉग्स। इसमें सिटाराबीन जो ड्रग है इसका इस तरह से है कि एस फेज स्पेसिफिक एंटी मेटाबोलाइट है ये, और एस फेज स्पेसिफिक, अब मुझे मेरे ख्याल बताने की जरूरत नहीं है कि एस फेज से मुराद हमारी सेल साइकिल का एस फेज है। और इसमें जो है वो एंजाइमेटिक जो एक्शन है वो होता है जिसके नतीजे में न्यूक्लियोटाइड बन जाता है विच इज कन्वर्टेड इनटू, पहले मोनोन्यूक्लियोटाइड बनता है, फिर जो है वो डाइफॉस्फेट बनता है ग्रुप, और फिर ट्राइफॉस्फेट मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हो जाता है। ये ट्राइफॉस्फेट मेटाबोलाइट जो है वो बहुत साइटोटॉक्सिक है, इस तरह से साइटोटॉक्सिक है कि बेसिकली ये जो ग्रोइंग मेटाबॉलिक चेन है उसके अंदर एंटर होती है, और उसके एंटर होने के नतीजे में जो है वो टॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद फिर इसकी जो रेजिस्टेंस है वो किस तरह से, जैसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि जी म्यूटेशन हो रही है, कुछ भी तरीका हो सकता है, लेकिन एक जो रेजिस्टेंस का तरीका है वो है फॉर्मेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स या हाइपर एक्टिवेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। ठीक है जी। तो ये जो ARAC ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है ये कैंसर सेल्स में मौजूद होता है, और इस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के नतीजे में क्या होता है कि एज सून एज द ड्रग इज एंटर्ड इनटू द कैंसर सेल्स, ये प्रोटीन उसको बाइंड करके और उसको दोबारा से सेल के बाहर कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सेल के बाहर ड्रग आते ही एंटर होते ही सेल के बाहर जा रही है तो वो अपना काम नहीं कर पाएगी, और वो जो उसकी जो एक्टिवेशन है, जो 3 स्टेप एक्टिवेशन प्रोसेस है वो रुक जाएगा, और उसके नतीजे में आगे जो साइटोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करने वाली थी वो काम खत्म हो जाएगा। अल्टीमेटली जो है वो कैंसर के ऊपर कोई काम नहीं हो रहा, कैंसर के ऊपर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, दैट इज बेसिकली you can very easily say that it's the resistance against the drug. अच्छा, इसके बाद फिर हम आते हैं यूजेस के ऊपर। यूजेस जो है इसके वो काफी लिमिटेड है। ये जो ड्रग है वो यूजुअली ब्लड के जो ट्यूमर्स हैं उनमें काम करती है, लेकिन जितने भी सॉलिड ट्यूमर्स हैं उनके अगेंस्ट इसकी एक्टिविटी जो है वो ना होने के बराबर है। सो बेसिकली इसको जो है एक अगेन वो भी सिंगल एक्टिविटी नहीं है, कॉम्बिनेशन थेरेपी है। साइटेराबीन, थायोगुआनिन और डाउनोरुबिसिन, तीनों ड्रग्स को कॉम्बिनेशन में हम दे रहे होते हैं किसके लिए? अक्यूट माइलोइड ल्यूकीमिया में। ठीक है जी। तो यूजुअली इसकी जो है वो यूज काफी लिमिटेड है, कम जगहों पे ये इस्तेमाल हो रही होती है। उसके बाद फिर आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट्स के ऊपर। एडवर्स इफेक्ट्स में ये हेपेटिक डिस्फंक्शन करती है, क्योंकि ये एक्टिवेशन इसकी जो है वो लिवर एंजाइम से हो रही होती है, तो ऑब्वियसली हेपेटिक डिस्फंक्शन ये कर भी सकती है, और हेपेटिक डिस्फंक्शन होने के टाइम पे अगर इस ड्रग को दिया जाए तो उसकी वजह से इसकी टॉक्सिक जो सिम्टम्स हैं वो भी ज्यादा बढ़ सकते हैं।
नोजिया, वॉमिटिंग, माइलोसप्रेशन, ऑब्वियसली ये वो तमाम चीजें हैं जो तकरीबन आपको हर एंटी कैंसर में मिलेंगी। एक और जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि सेरिबेलर एटैक्सिया पाया जाता है, यानी बेसिकली न्यूरोटॉक्सिक है ये, कि यहाँ के जो ब्रेन का जो पार्ट है सेरिबेलम, वहां पे जाके ये एबनॉर्मेलिटी कॉज करती है, जिसके नतीजे में एबनॉर्मल गेट का प्रॉब्लम आ सकता है, यानी वॉकिंग डिस्टर्बेंसेस क्रिएट हो सकते हैं। ठीक है जी, तो न्यूरोटॉक्सिक है लार्जर डोजेस में, और अगर इंट्राथीकल इंजेक्शन इसका दिया जाए, यानी जो आपका जो अराकोनॉइड मैटर है उसके अंदर अगर आप इंजेक्शन दे रहे हैं, तो उसमें ये सीजर्स भी कॉज कर सकती है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? अच्छा जी, इसके बाद फिर हम आ जाते हैं गैमसिटाबीन के ऊपर। साइटराबीन और गैमसिटाबीन एक ही ग्रुप से ताल्लुक है इसका, फ्लोरीन सब्स्टिट्यूटेड डिऑक्सीसाइटाडीन एनालॉग है ये। ठीक है जी, यानी ये साइटाडीन के का जो 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 बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें फ्लोरीन की एडिशन हुई है एज अ फंक्शनल ग्रुप। अगेन इसकी भी ट्राई स्टेप एक्टिवेशन है, वही के पहले मोनोन्यूक्लियोटाइड बनता है, फिर डाइन्यूक्लियोटाइड बनता है, उसके बाद ट्राइन्यूक्लियोटाइड बन जाता है। जो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो डाइफॉस्फेट है, जो डाइन्यूक्लियोटाइड है, वो राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज एंजाइम जो है उसको इनहिबिट करता है, और डीएनए के लिए जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है, यानी जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो फॉर्मेशन है उसको ये इनहिबिट करता है या कम कर देता है। गैमसिटाबीन ट्राइफॉस्फेट जो है वो डीएनए पॉलीमरेज अल्फा और बीटा जो एंजाइम है उसको इनहिबिट करता है, जिसके नतीजे में डीएनए की सिंथेसिस और रिपेयर जो है वो एबनॉर्मल हो जाती है। ये बात समझ में आई कि अगर ये 3 स्टेप्स में है तो मोनोन्यूक्लियोटाइड को छोड़ के अगर तो जो डाइन्यूक्लियोटाइड है वो इंडिविजुअल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और अगर वो फिर वही डाइन्यूक्लियोटाइड इज व्हेन इट इज कन्वर्टेड इनटू अ ट्राइन्यूक्लियोटाइड तो फिर वो दूसरा फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है? ये बात समझ में आई? ये मोड ऑफ एक्शन समझ में आया गैमसिटाबीन का? आई नीड अ रिस्पॉन्स बेटा। मैम ये रिपीट कर दें। ओके, रिपीट कर देती हूँ मैं। एक इसको इस तरह से थोड़ा सा गौर से देखिएगा। देखें, हम ये बात कर रहे हैं कि ड्रग सेल के अंदर एंटर होती है और मोनोफॉस्फेट पे कन्वर्ट होती है। ये ड्रग का स्ट्रक्चर है, इसके साथ ही मोनोफॉस्फेट बनता है। नेक्स्ट स्टेप में डाइफॉस्फेट पे कन्वर्ट होती है, और इसका जो नेक्स्ट स्टेप होता है इसमें ये ड्रग ट्राइफॉस्फेट पे कन्वर्ट होती है। ठीक है जी, अब हमारा कहना ये था कि इससे पहले तक हमने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी हैं उसमें ट्राइफॉस्फेट एक्टिवेट है और वही काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर ये जब डाइफॉस्फेट बन रहा है तो ये एक आइदर या तो ये आगे कन्वर्ट होगा या ये फिर ये वाला फंक्शन परफॉर्म करेगा। कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा कि ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो नहीं बनाने देगा, यानी न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस जो है, फर्दर जो न्यूक्लियोटाइड सिंथेसिस है वो बंद करवाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये आगे को कन्वर्ट हो जाता है और ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है तो ट्राइफॉस्फेट बनने के नतीजे में ये क्या करेगा कि जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है अल्फा और बीटा, उन दोनों को ये इनहिबिट करेगा। तो नेट रिजल्ट क्या होगा कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम अल्फा जो है वो चेन इलोंगेशन का काम करती है रेप्लिकेशन के टाइम पे, और डीएनए पॉलीमरेज बीटा जो है वो क्या करती है कि बीच में अगर किसी भी किस्म की कोई इंटरप्शंस होती हैं तो वहां पे इंटरप्शंस को खत्म करके डीएनए चेन को कंटिन्यू करवाती है। तो ये दोनों एंजाइम्स अगर बंद हो जाएंगे तो नेट रिजल्ट क्या निकलेगा कि ना तो चेन इलोंगेशन हो सकेगी और ना ही जो है वो किसी भी जगह पे अगर कोई रिपेयर की जरूरत है तो वहां पे डीएनए की रिपेयर हो सकेगी। नेट रिजल्ट ये निकलेगा कि फॉल्टी डीएनए बनेगा और फॉल्टी डीएनए के नतीजे में सेल्स की जो डिवीजन है वो उसका प्रोसेस रुक जाएगा। इज दैट क्लियर? यस गॉट इट। ओके, यूजेस के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो ब्रॉड रेंज ऑफ मेलिग्नेंसीज में ये इस्तेमाल होती है गैमसिटाबीन। जो सबसे कॉमन है उसमें है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर, ये जो NSCLC लिखा हुआ है तो ये क्या है, नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर। इसके अलावा ब्लैडर, ओवेरियन कैंसर, सॉफ्ट टिश्यू कैंसर और नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा, इन तमाम में ये इसने अपनी यूटिलिटी जो है वो प्रूव की है, तो इट्स वेरी इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल दीज कंडीशंस।
एडीआरस में अगेन जैसे मैंने आपको बताया नोजिया वॉमिटिंग मिलती है, 70% केसेस में फ्लू लाइक सिम्टम्स भी मिलते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है बहुत रेयर केसेस में कंडीशन आ जाती है रीनल कंडीशन, माइक्रो एंजियोपैथी, यानी जो आपकी जो बिल्कुल जो माइक्रो वेसल्स हैं किडनी के अंदर की जो माइक्रो वेसल्स हैं, आपको पता है सबसे जो बारीक वेसल्स हैं वो एफरेंट इफरेंट आर्टीरियोल्स और जो ग्लोमेरुलर कैपिलरी नेटवर्क है वो होता है। तो बेसिकली उसके अंदर जो है वो पैथोलॉजिकल चेंजेस प्रोड्यूस करता है। आपको खुद अंदाजा हो सकता है कि अगर इस तरह की कोई अबनॉर्मेलिटी होगी तो किडनी फंक्शन किस बुरी तरह से अफेक्ट होगा। ठीक है जी। इसके अलावा हीमोलाइटिक यूरीमिया कॉज कर सकता है और थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परप्यूरा कॉज करता है। इसके बाद फिर जो हीमोलाइटिक यूरीमिक सिंड्रोम है, इसमें ये वही है, उसकी मतलब डिटेल है थोड़ी सी। इट रिजल्ट्स इन द डिस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड प्लेटलेट्स, क्लॉटिंग का प्रॉब्लम होता है, रेड ब्लड सेल काउंट डिक्रीज होता है और किडनी फेलियर होता है। तो ये 3-4 चीजें हैं, वो मिलाकर फिर आपके ये एक थोड़ी सी लाइफ थ्रेटनिंग एडवर्स इफेक्ट है जिसका ख्याल रखना जरूरी है। ठीक है जी। गैमसेटाबीन के बाद फिर आपके पास जो लास्ट ग्रुप है एंटी मेटाबोलाइट्स का, यह हमारा तीसरा ग्रुप कंप्लीट किया हमने। जो चौथा ग्रुप है हमारा प्यूरिन एंटागोनिस्ट का है। इसमें 3 ड्रग्स हैं और जो पहली है वो है थायोप्यूरिन। थायोप्यूरिन जो है वो अगेन वही वाली बात कि इनएक्टिव पेरेंट कंपाउंड है 6-मरकप्टोप्यूरिन का। ये एक्टिवेट किस तरह से होता है, यानी 6-थायोप्यूरिन इज कन्वर्टेड इनटू 6-मरकप्टोप्यूरिन by the help of an enzyme which is known as hypoxanthine guanine phosphoribosyl transferase। ये जो लिखा हुआ है HGPRT, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है जी। अच्छा, इसमें फिर ये क्या करता है कि अगेन वही वाली बात है कि मोनोफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड है जो कि इनहिबिट करता है डी नोवो सिंथेसिस ऑफ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स। फिर अगर ये मोनोन्यूक्लियोटाइड फॉर्म जो है वो ट्राइफॉस्फेट कन्वर्ट हो जाए तो ये डीएनए आरएनए चेन में इंटरफेयर करता है विद चेन इलोंगेशन। ठीक है जी। फिर थर्ड क्या है कि 6-थायोगुआनिन में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और ये 6-थायोगुआनिन जो है इनहिबिट करता है एंजाइम, इनहिबिट्स एंजाइम फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। यानी ये 3 लेवल्स पे काम कर रहा है। इधर मोनोफॉस्फेट पे काम कर रहा है, तो मोनोफॉस्फेट जो है वो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस इनहिबिट कर रहा है। मोनोफॉस्फेट से ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो गया तो डीएनए आरएनए की चेन इलोंगेशन को रोक रहा है। और अगर ये कन्वर्ट हो गया थायोगुआनिन के अंदर तो फिर अगेन ये न्यूक्लियोटाइड्स की सिंथेसिस को रोक रहा है। ठीक है जी। नेट रिजल्ट क्या निकल रहा है ऑल टुगेदर कि अगेन डीएनए आरएनए के अगर न्यूक्लियोटाइड्स नहीं है या चेन इलोंगेशन नहीं हो रही है तो अगेन वही वाली बात कि आगे रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस है वो रुक जाएगा। अच्छा, अगर बायो ट्रांसफॉर्मेशन 6-मरकप्टोप्यूरिन जो है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन अगर 6-मरकप्टोप्यूरिन बीटा डी राइबोफ्यूरेसिनोइड मोनोफॉस्फेट, ये जो इसका जो मेटाबोलाइट है अगर इसमें नहीं कन्वर्ट हो रहा, क्योंकि ये बेसिकली ये जो मेटाबोलाइट है ये साइटोटॉक्सिक है, अगर इसमें जो ट्रांसफॉर्मेशन है, जो बायो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो अगर रुक गया है तो ऑब्वियसली रेजिस्टेंस जनरेट होगी। उसके अलावा जो नेक्स्ट है मैकेनिज्म वो क्या है कि ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म है अगर वो किसी भी वजह से किसी भी एंजाइम की एक्टिवेशन के नतीजे में थायोयूरिक एसिड में कन्वर्जन हो जाती है ड्रग की, तो ड्रग काम नहीं करेगी क्योंकि ये इसका इनएक्टिव फॉर्म है, इनएक्टिव मेटाबोलाइट है। ठीक है जी। अगर तो ट्रांसफॉर्मेशन एक्टिव कंपाउंड में ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस रुक रहा है तो भी रेजिस्टेंस होगी, और अगर इनएक्टिव कंपाउंड में कन्वर्जन बढ़ जाता है तो भी रेजिस्टेंस जनरेट होगी। ये बात समझ में आ गई है? हैंड रेज कीजिए प्लीज। ठीक है, थैंक यू। अगेन एडीआरस को अगर हम देखें तो वही एडीआरस हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम के सेम है। यूज क्या है इसका कि ये अक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया में और जो है वो वाइडली यूज की जाती है ड्रग।
इसके अलावा इसकी जो नॉन कैंसर यूज है वो क्या है कि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में इस्तेमाल करवाई जा सकती है, क्रोन्स डिजीज में या रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। और उसके अलावा ऑर्गन ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स को भी ये दी जाती है, यानी ये बेसिकली इम्यूनिटी डिक्रीज कर रही है ऑल टुगेदर अगर देखा जाए तो। सही है जी। तो ये ड्रग है इस ग्रुप की पहली। इसके बाद फिर है थायोगुआनिन, सिर 6 मरकप्टोप्यूरिन का जैसा मोड ऑफ एक्शन है इसका। और बस इसका थेराप्यूटिक मतलब यानी रेजिस्टेंस की अगर हम बात करते हैं, मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं और एडवर्स इफेक्ट्स की बात करते हैं तो वो तकरीबन सेम। ठीक है जी। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इसका थेराप्यूटिक यूज थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो ये है कि एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है इन कॉम्बिनेशन विद डाउनोरोबिसिन एंड सिटाराबिन। ठीक है जी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये कॉम्बिनेशन बताया था, थायोगुआनिन, डाउनोरोबिसिन एंड साइटाराबिन में बताया था। सो ये बेसिकली ये सेम कॉम्बिनेशन है जो यहाँ पे भी हम बता रहे हैं कि ये वही कॉम्बिनेशन में एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया में इस्तेमाल होती है ड्रग खाली। ठीक है। फिर आ जाती है लास्ट इस ग्रुप की जो ड्रग है, फ्लूडाराबिन है। इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो अगेन रैपिड डीफॉस्फोरिलेशन है और एक्टिव फॉर्म में कन्वर्जन है। ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव्स में जब मोनोफॉस्फेट से जब ट्राइफॉस्फेट डेरिवेटिव में ये कन्वर्जन होता है तो ये डीएनए की सिंथेसिस और रिपेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। डाइफॉस्फेट डेरिवेटिव जो है, जैसे अभी पिछले वाले में भी हमने पढ़ा था, वो क्या करता है कि न्यूक्लियोटाइड्स को जो है वो ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट नहीं होने देता, और जब ट्राइफॉस्फेट नहीं बनते हैं तो ऑब्वियसली चेन एलोंगेशन रुक जाती है। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, फ्लूडाराबिन सेल के अंदर एपोप्टोसिस का प्रोसेस भी इंड्यूस कराता है। मुझे कोई बताएगा कि एपोप्टोसिस क्या होती है? प्रोग्राम सेल डेथ। ठीक है जी। तो प्रोग्राम सेल डेथ में आपको मालूम है कि कुछ प्रोसेसेस हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। ठीक है जी। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है कि उन जो सेल्यूलर इवेंट्स को एक्टिवेट करवाती है ड्रग, और उसके नतीजे में जो सेल है जो एक तो ये कि वैसे ही डीएनए और आरएनए तो बन नहीं रहा, तो जो नॉर्मल प्रोसेसेस हैं वो तो रुकेंगे, क्योंकि नेट जो प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस है वो रुक जाएगी। तो एक तो वो चीज हो रही है, ऊपर से एनर्जी डेफिशिएंसी होती है, और साथ में वो ऐसे एक्टिवेशन, ऐसे जो प्रोसेसेस एक्टिवेट कराता है जिसके नतीजे में एपोप्टोसिस स्पीड अप हो जाती है। नॉन हॉजकिंस लिम्फोमा और क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकीमिया में बेसिकली ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है। एडवर्स इफेक्ट्स ऑलमोस्ट सेम है। साथ में माइलो सप्रेशन का उसका आता है ये। अच्छा, इसको जो है वो पोटेंट इम्यूनो सप्रेसेंट है, तो आमतौर पे इसको इम्यूनो सप्रेसेंट के तौर पे भी दिया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके एडवर्स इफेक्ट में माइलो सप्रेशन के नतीजे में ये पेशेंट्स जो है वो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस बहुत ज्यादा कॉज कर मतलब कैच कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको जो है पेशेंट को अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस की वजह से पेशेंट को अगर ट्रीटमेंट कंप्लीट हो भी जाती है तो पेशेंट को अगले 1 साल तक अगर फ्लूडाराबिन से उसका ट्रीटमेंट हुआ है तो कोट्राइमोक्सिजोल जो है वो प्रोफाइलैक्टिकली पेशेंट को 1 साल तक देनी है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसका इम्यूनो सप्रेसेंट इफेक्ट जो है वो तकरीबन 1-1.25 साल तक रहता है ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद भी। तो उतने टाइम इम्यूनो सप्रेशन रहेगा और पेशेंट जो है वो बहुत ज्यादा प्रोन होगा हर किस्म का इन्फेक्शन कैच करने के लिए। उस चीज से बचाने के लिए आप इसको कोट्राइमोक्सिसोल दे रहे होते हैं। ये चीज समझ में आ गई है? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है जी, थैंक यू। तो ये आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है एंटी मेटाबोलाइट्स का जो टॉपिक है वो। इसके बाद हमारे पास और भी एक टॉपिक है, लेकिन आई गेस इधर ही एंड करते हैं इसको हम।